हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी का फंडा। बायोलॉजी के फंडे में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ग्लैंड्स कंसेप्ट। ठीक है, नीट का और बोर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक इस चैप्टर का वो है ग्लैंड। ग्लैंड से अक्सर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जो कि आपके डिफरेंट ग्लैंड्स के पार्ट से कहीं से भी अराइज हो सकता है। इसलिए इस ग्लैंड के पार्ट को मैं इतना अच्छे से समझाने वाला हूं कि आपको इसके बाद कभी ग्लैंड के टॉपिक में कोई समस्या नहीं रहने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटिलिया का, ग्लैंड का, टेस्टिस का, स्कॉटम का। ये मैंने चार चीजों को एक ही साथ मर्ज करके कंप्लीट एनाटॉमी जैसा हमने आपको जो है डायग्राम बना के दिखाया है। ये जो मेरे को कवरिंग दिख रहा है आपको बाहर से, ये कवरिंग आपका स्कॉटल सैक है। ये दोनों साइड होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस का जो शेप होता है आप जानते हैं, ओवल शेप होता है। तो ये हमारे पास ओवल शेप में दो टेस्टिस प्रेजेंट है जो कि पेयर में होता है, जोड़े में होता है। अब ये टेस्टिस जिस ट्यूब से कनेक्ट हो रहा है, ये ट्यूब को हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस की भी संख्या कितनी होगी? 2। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वासा इफरेन में और वासा डिफरेन में। वासा इफरेन की जो संख्या होती है वो 2 से 10 हो जाती है और वो आपको प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर। वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है और ये टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट है। वो जो वासा इफरेन है वो आखिरी पार्ट होता है टेस्टिस तक का, और ये उसके टेस्टिस के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसकी बनावट में आता है वासा डिफरेन। तो अगर आपको कोई पूछे कि वास इफरेन और वास डिफरेन में अंतर क्या है, तो वास इफरेन अंदर का हिस्सा है, वास डिफरेन टेस्टिस के बाहर का हिस्सा है। वास डिफरेन की संख्या 2 से 10 होती है, वास डिफरेन की जो संख्या होती है वो सिर्फ 2 होती है। यहां तक की बात समझ गए आप लोग? उसके बाद हम देखेंगे, ये हमारे पास जो मैंने पर्पल कलर से जो मैंने बॉक्स जैसा बनाया है, ये बॉक्स हमारा कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। इसी ब्लैडर के ऊपर हमारे पास 3 ग्लैंड है। कितने ग्लैंड है? 3। देखो मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया है बच्चा, वो है हमारा सेमाइनल वेसिकल। ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये जो मैंने आपको गोल गोल से मटर शेप का जो ग्लैंड बनाया है, ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। अब चलिए एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं ना। देखिए, सेमाइनल वेसिकल की अगर हम बात करें तो सेमाइनल वेसिकल के बारे में एक बात याद रखेंगे, ये जोड़े में पाया जाता है। इसकी संख्या होती है 2। जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, हमारे पास एक लेफ्ट में है और एक राइट में प्रेजेंट है, तो इसकी संख्या कितनी है? 2, और ये जोड़े में है। सेम वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको जोड़ा दिख रहा होगा कि ये इधर भी है उधर भी नहीं, लेकिन चूंकि ये पीछे के साइड में है, ये पीछे के साइड में है, ये एक ही। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, मेरा ये हाथ है, ठीक है, अब मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, तो ये पार्ट कुछ दिख रहा है और कुछ ये पार्ट दिख रहा है, तो आपको लग रहा है ये तो 2 पार्ट है, लेकिन रियलिटी क्या है? ये तो एक ही है ना। तो ये चूंकि पीछे साइड है तो लग रहा है 2 पार्ट है, बट है तो एक ही। सेम बात यही है, तो ये पीछे एक ही पार्ट है और इसका जो शेप होता है वो होता है चेस्ट नट शेप का चेस्ट नट शेप। और प्रोस्टेट की संख्या हमेशा याद रखेंगे 1 होती है, ये सिंगल होता है, ये पेयर्ड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला ग्लैंड है बच्चा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम दूसरे नाम से कॉपर ग्लैंड से भी जानते हैं, और इसकी जो संख्या होती है वो आप देख पा रहे होंगे, प्रॉपरली देख पा रहे हैं, एक मटर जैसा यहां और दूसरा मटर जैसा यहां, तो इसकी संख्या 2 है। तो बल्बो यूरेथ्रल की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? वो हो जाएगी 2। मैं कह रहा हूं उसको सुन लो प्लीज, इससे क्वेश्चन तुम्हें नीट में दिख जाएगा भाई। 4 नंबर की टॉपिक की बात कर रहा है, मजाक की बात नहीं है, प्लस बोर्ड्स के एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको इग्नोर मत करना, इसको सुन के जाओ। बहुत ज्यादा मैं लेक्चर को कंसाइज बना रहा हूं, बहुत छोटे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिंदगी भर का दुख खत्म हो जाएगा। देखो, अब हमारे पास इन ग्लैंड के फंक्शंस को समझाता हूं मैं फटाफट से। सेमाइनल वेसिकल्स के 4 फंक्शन, प्रोस्टेट के 2 फंक्शन, बल्बो यूरेथ्रल के 1 फंक्शन, तो 4 2 1, टोटल आपको कितने हो गए? 7। तो 7 फंक्शन याद रखने हैं, और कौन से किसकी ग्लैंड के कौन से फंक्शन है वो आपको दिमाग में बैठा लेना है। समझ आई बात? देखो, सेमाइनल वेसिकल की बात करूं तो सेमाइनल वेसिकल जो है बाबू, वो रिलीज करता है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज जाहिर सी बात है, आपको जैसे पता होगा, मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको लिंक रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको क्रेब्स साइकिल समझाया है। सबके अंदर आपने देखा होगा कि सबकी कहानी ग्लूकोज से स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी कहानी एनर्जी बनाने की बात को लेकर थी, तो यहां जो एनर्जी बनाने की बात होगी वो फ्रक्टोज से होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल वेसिकल के सिक्रेशन में ही दिखता है, और सेमाइनल वेसिकल सिर्फ नर में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, तो ये फ्रक्टोज सिर्फ मेल के अंदर ही पाया जाएगा। इसीलिए इसको फॉरेंसिक टेस्ट के दौरान भी जांच करते हैं जब रेप जैसे केसेस होते हैं। कैसे जांच करते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई रेप हुआ, किसी फीमेल के साथ रेप हुआ, वो वहां पे विक्टिम है, अब उस फीमेल को अगर मुझे ये चेक करना है कि जिस जेंट्स ने उसके साथ रेप किया है,
क्या उसने कोइटस किया है कि नहीं, क्या उसने संभोग किया है कि नहीं, क्या उसने इंटरकोर्स किया है कि नहीं। तो उसको कैसे जांचेंगे? उस फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में अगर मुझे फ्रक्टोज का कंटेंट दिख जाएगा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं सीमन जो है वो इंसर्ट इजैकुलेट हुआ है। मतलब इस रेप के दौरान इंटरकोर्स की चीजें जो होती है, इंटरकोर्स की जो घटनाएं हैं वो यहां सरासर हुई हैं। ये फोरेंसिक जांच में पाया जाता है। तो इसे कैसे पता लगाया? ये फ्रक्टोज से, क्योंकि फ्रक्टोज सिर्फ स्पर्म के और ह्यूमन के मेल पार्ट में ही पाया जाता है, जो कि सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में देखा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी जानकारी हमेशा काम आएगी और आपको याद भी हो गया होगा। देखिए दूसरी बात, दूसरा बच्चा हमारे पास फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या करता है? जब आपने देखा होगा इजैकुलेशन हो जाता है, इजैकुलेशन के बाद स्पर्म जो है वो क्लॉट हो जाता है। क्लॉट मतलब वो गांठ बन जाता है, गांठ जैसा थल्ला जैसा बन जाता है, वो भी इसी ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से होता है। तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोनल कंटेंट है जो कि जब फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उस दौरान क्या होता है कि फीमेल का जो वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन है, जो मसल्स हैं, जो सर्वाइकल के मसल्स हैं, वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा आपस में दबे होते हैं, उनको स्पर्म जो है भेद नहीं पाता, उनको पार नहीं कर पाता। तो इसी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जब स्पर्म की वजाइना में एंट्री होती है तो ये अपने आप कॉन्ट्रैक्शन खुल जाते हैं और स्पर्म को रास्ता मिल जाता है। अब अगर स्पर्म में प्रोस्टाग्लैंडिन्स ना हो तो स्पर्म वजाइना के साइड ही रह के खत्म हो जाएंगे, वो कभी एंटर ही नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके उस मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए और अपने एंट्री के लिए। उम्मीद करता हूं आपको प्रोस्टाग्लैंडिन भी समझ में आ गया होगा। अगला है हाइलोरोनिडेज। अब हाइलोरोनिडेज क्या करता है? ये स्पर्म के अंदर एक ऐसा केमिकल है जो फीमेल के ओवा के साइड में होता है, हाइलोरोनिक एसिड। अब ये हाइलोरोनिडेज क्या करता है? उस हाइलोरोनिक एसिड को डिसॉल्व कर देता है, जिससे कि स्पर्म में जो एक्रोसोम का हिस्सा है वो आसानी से फीमेल के ओवा को क्या कर पाए? फर्टिलाइज कर पाए। तो फीमेल को ओवा को फर्टिलाइज कर पाए उसके लिए फीमेल को ओवा के बाहर के लेयर को तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के लिए यहां हमारे पास हाइलोरोनिडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं इसी कंसेप्ट के साथ आपको सेमाइनल वेसिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का पहला काम, ये कैल्शियम रिलीज करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है, प्रोफिब्रोलाइसिन रिलीज करता है। बस आप इतना जाने कि कैल्शियम रिलीज करता है, सिट्रिक एसिड रिलीज करता है। इसका मेन काम अगेन एनर्जी रिलेटेड होता है। ओके, दूसरी जो बात है वो मैं समझाने जा रहा हूं आपको। दूसरी जो कहानी है एल्कलाइन मीडियम। देखो क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से समझना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, बच्चों को समझ नहीं आता अक्सर ये। देखो हमें पता है कि हमारे मेल के अंदर ये जो ट्रैक्ट दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा जो है ये यूरिनरी ब्लैडर से भी कनेक्टेड है, मतलब जब यूरिन आता है तो इसी यूरेथ्रा से होके जाता है। अब हमारे में समस्या ये है ना, मेल में समस्या नहीं है, एक मैकेनिज्म है कि नर के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है वो यूरिन के लिए भी है और यूरेथ्रा स्पर्म के लिए भी है। मतलब एक ही रास्ते से यूरिन भी पास हो रहा है और सेम रास्ते से स्पर्म भी पास हो रहा है। मतलब एक ही रास्ता यूरिन के लिए भी है और एक ही रास्ता स्पर्म के लिए भी है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में दो डिफरेंट ओपनिंग होते हैं। यूरिन का रास्ता अलग है और आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लीडिंग या फिर पार्चुरेशन के वक्त में जो बच्चा डिलीवर आउट होता है उसका रास्ता अलग है। लेकिन मेल के अंदर एक ही रास्ते से यूरिन भी आता है और सेम रास्ते से आपका स्पर्म भी आ रहा है। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे आप। अब अगर आप देखो तो पूरे दिन में सबसे ज्यादा जो यूज है यूरेथ्रा का वो है कि यूरिन को पास करता है। इस वजह से यहाँ का जो एनवायरनमेंट, यहाँ का जो माहौल होता है ना, वो एसिडिक हो जाता है। अब उस एसिडिक माहौल हो जाने के कारण जब स्पर्म यहाँ पे आएगा तो चांसेस है, स्पर्म बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो चांसेस है उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ आते ही वो डिसॉल्व हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए। इसीलिए स्पर्म ने अपने बचाव के लिए एक ढाल बना रखा है अपने ऊपर, और उस ढाल को हम बोलते हैं एल्कलाइन एनवायरनमेंट। उसको पता है कि मैं जिस रास्ते से होके जा रहा हूं वो रास्ता एसिडिक है, इसलिए उसने खुद को एल्कलाइन मतलब बेसिक बना रखा है। और उसको पता है कि अगर मुझे इस एल्कलाइन कंडीशन को काउंटर अटैक करना है, इसको जो है मुझे भेदना है, इसको पार करना है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट को पार करने के लिए मुझे बेसिक होना पड़ेगा और चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और मैं आसानी से इस रास्ते को पार कर पाऊंगा। ये सिर्फ यहां का मैकेनिज्म नहीं है, आपके जीवन में भी ये लाइन काम आ सकता है। आप एक ध्यान रखेंगे, जब भी रास्ते और परिस्थिति में आपको मुश्किलातों का सामना करना पड़े तो आप उस परिस्थिति में ढलने की कोशिश कर जाना, आपको वो कठिन से कठिन परिस्थिति और वो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लग जाएगा। सेम चीज यहां पे है। अगर जीवन आपको एसिडिक एनवायरनमेंट दे, अगर जीवन आपको
जो है अम्लीय व्यवहार करे तो आप उसके साथ क्षार व्यवहार कर देना, आप उसके साथ बेसिक व्यवहार कर देना, ठीक है। अगर आपको कांटे दिए जाएं तो आप जूता पहन लेना, समझ रहे हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में समझने का। मेरे समझाने का बस एक ही मतलब था, कठिन से कठिन परिस्थिति को अगर आप झेलना सीख जाओगे, इसी को जीवन में संघर्ष बोलते हैं, तो आपको वो चीज आगे से कभी कठिन महसूस ही नहीं होगा। अक्सर लोग इस कठिनाइयों को देख के दब जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हार जाते हैं, और क्या पता हो उस कठिनाई के बाद अगला रास्ता उनके सफलता का हो। इसलिए उम्मीद करें और अपने पे विश्वास रखें, हर कठिनाई के पास एक दिन जीत है, और जीत के बाद उसके बाद मुकाम भी आपका इंतजार कर रहा होता है। तो इससे तो मैंने यही सीखा, और मैंने ये बात आपको भी सिखाया, when life gives you acidic environment, be alkaline in nature, then only you can done or you can achieve anything in your life। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बल्बोरेथ्रल। भाई मेरे बल्बोरेथ्रल का ना एक ही काम है, दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड, कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब आप जानते हो पीनस एक सॉफ्ट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है, ये डैमेज हो सकता है कोइटस और इंटरकोर्स और संभोग के दौरान, क्योंकि वजाइनल ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, उस दौरान लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। आप यूं कह लो ग्रीसिंग कहते हैं जिसे। कई बार देखो वो लोहे में जो चीजें होती है वो जंग लग जाता है, उसको काम करने में बड़ी समस्या होती है, तो थोड़ी सी हम ऑयलिंग करते हैं, वो नेचुरली हमें ऑयलिंग जो है लुब्रिकेशन के माध्यम से बल्बोएरेथ्रल के सिक्रेशन से मिल जाता है, और ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। उम्मीद करते हैं ग्लैंड्स वाली बात और एक छोटा सा मोटिवेशन इसी टॉपिक के साथ आपको समझ आया होगा। बने रहिए अनुराग सर के साथ, ऐसे ही डिफरेंट तरीके से चीजों को सीखने और समझने के लिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, और मैं आपको आश्वासन भी देता हूं कि मैं आपको इसी तरह के अच्छे कंटेंट्स बहुत कम समय में एक कंसाइज मैनर में एक अच्छे तरीके से डिलीवर करता रहूंगा। थैंक यू, तब तक लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए, बाय।